हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेड फाइट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम गोविंद कुमार है और आज की इस वीडियो में मैं चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और उसके बाद अहमदाबाद मजदूर मिल वाला जो सत्याग्रह के बाद की जो कहानी है ये हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। प्रीवियस क्लास में हमने प्रथम विश्व युद्ध के दरमियान भारत में क्या स्थिति थी और गांधी जी जब 9 जनवरी 1915 को आए तो उन्होंने भारत में किसानों और मजदूरों के लिए जो शांति ढंग तरीका से और सत्य की राह पे चलकर किस प्रकार से उन्होंने सत्याग्रह का रास्ता चुना और आम किसानों और मजदूरों को उनकी हक हक दिलवाए, उनके अधिकार दिलवाए। इस वीडियो में हम इनके बाद की कहानी पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले देखेंगे कि गांधी जी के जो 3 सक्सेसफुल जो रिवोल्ट हुए थे, जो 3 सक्सेसफुल मूवमेंट हुए थे इंडिया में, चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में, देन 1918 में खेड़ा सत्याग्रह और उसी साल 1918 में अहमदाबाद मजदूर मिल। ये तीनों ही सत्याग्रह थे गांधी जी के बहुत ही सक्सेसफुली तरीके हुए से पूरे इंडिया में इनकी वाहवाही हो रही थी। वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार को इस बात का इनसिक्योरिटी था कि कहीं ये पूरे देश को एकत्रित न कर रहे, कहीं नेशनलिज्म की जो फीलिंग जो बाकी यूरोप में चलते आ रहा था कहीं इंडिया में भी ना आ जाए। तो उन्होंने इसको देखते हुए सबसे पहले चीज उन्होंने भारत में रॉलेट एक्ट लगाया। क्या लगाया? रॉलेट एक्ट। तो अब हम इनके बारे में समझेंगे कि रॉलेट एक्ट है क्या। तो ये रॉलेट एक्ट आपको हुआ था सबसे पहला चीज कि 6 अप्रैल के दरमियान 6 अप्रैल 1919 में ये लगाया गया था, रॉलेट एक्ट। तो इस एक्ट के तहत क्या था कि कोई भी अगर व्यक्ति अगर विद्रोह कर रहा है या बगावत कर रहा है या कहीं झुंड बनाए हुए हैं, उन्हें बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी सुनवाई के उनको सीधा जेल में 2 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा। सोचिए, ऐसा कड़ा कानून था कि गांधी जी ने इस नियम को काला कानून भी कहा था। क्या कहा था? काला कानून। तब इसका पुरजोर विरोध 6 अप्रैल से स्टार्ट होता है। जिस दिन से ये लागू होता है उसी दिन से स्टार्ट होता है। लेकिन हाँ, सबसे पहला चीज है कि यहाँ पे 3-4 दिन मेलोड्रामा होता है। 3-4 दिन कहने का मतलब है कि ये असली 6 अप्रैल को तो ये रॉलेट एक्ट लगा था, ठीक है। और उस समय जो मतलब गवर्नर थे उनका नाम था जनरल डायर। यही थे गवर्नर, यही लीड कर रहे थे सेनाओं को। तो जनरल डायर ये लीड कर रहे थे। फिर इसका असली में जो पुरजोर विरोध होता है वो होता है आपके 10 अप्रैल 1919 को, 1919 को। ये अमृतसर में कुछ लोग ना यहाँ पे इसका विरोध करने लगते हैं। तो वहाँ की जो ब्रिटिश सरकार है इन पे मासूम लोगों पर ना लाठी चार्ज और भी उनको पिटाया जाता है, जिसका देखते हुए और इसका पिटाने का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि इसके पहले गांधी जी ने इसके खिलाफ 6 अप्रैल को जो ये इन्होंने रिवोल्ट कराया था, तो यहाँ पे पंजाब, हरियाणा और भारत के तमाम शहरों में, चाहे बैंक हो, रेलवे हो, ऑफिस हो, हर जगह पे लोग अटैक कर दिए थे। इवन गांधी जी को दिल्ली में आने के लिए मना कर दिया था। इसलिए ये 10 अप्रैल अमृतसर में ये घटना हुआ, जिसके दरमियान मासूम बेगुनाहों लोगों पर सरकार ने वहां पे लाठीचार्ज किया और बेगुनाहों को मारा। और उसके तुरंत बाद 10 अप्रैल से मार्शियल लॉ लग जाता है। मार्शियल लॉ मतलब सैन्य शासन लग जाता है, जिसके दरमियान अगर कोई भी व्यक्ति अगर विद्रोह कर रहा है, बगावत कर रहा है, तो शूट एंड साइड का ऑर्डर था कि उन्हें सीधा मार दिया जाए। तो इन चीज को देखते हुए अब हम कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स को आते हैं कि ये रॉलेट एक्ट को लीड कौन कर रहे थे। तो ये सिडनी के अध्यक्षता में सर सिडनी थे, इनकी अध्यक्षता में ना रॉलेट का कमीशन बना था, समिति बना था। इन्हीं के द्वारा एक्ट किया गया था। अब पूरा नाम था अराजक और क्रांतिकारी अपराध था, जो कि 1919 के दरमियान लगाया गया था। और इस रॉलेट एक्ट को बनाता क्यों है? तो ये थे 1861 के दरमियान 1861 ईस्वी में ना वहाँ की लेजिस्लेटिव इंपेरियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, मतलब साम्राज्यी विधान परिषद। तो इनके द्वारा बनाया गया था ये भारत सरकार अधिनियम 1861 के तहत इंपेरियल लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब साम्राज्यी
विधान परिषद जो सभा है, इनके द्वारा ये नियम कानून लगाया जाता है कि ये क्या किया जाए। क्योंकि अगर हम इतिहास के पन्नों को अगर और पलटा जाए तो 1757 से लेकर आपके 1757 से 1857 मतलब 1857 का जो कालखंड था ना, ये जो शासन करते थे ये कंपनी के द्वारा शासन किया जाता था। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने जो बनाया था EIC, इनका वर्चस्व था। लेकिन 1857 से देन 1947 का जो कालखंड था, इस कालखंड के दरमियान अब जो असली में शासन करने लगा वो ब्रिटिश करने लगे। कौन करने लगे? ब्रिटिश। तो इनकी हो गई। तो ये जब ब्रिटिश राज्य सिस्टम आया था, उसी समय से ये एक्ट बनाया गया था 1861 में, जिसका नाम था भारत सरकार अधिनियम, और इन्होंने ने ही ये रॉलेट एक्ट बनाया था 1919 में। तो यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को? तो अगर बोर्ड एग्जाम में आपको नहीं कि क्या इसकी फीचर्स थे, तो पहला चीज है कि बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में डाला जा सकता था। इसलिए गांधी जी ने इसको क्या कहा था? ब्लैक लॉ, मतलब काला कानून। बिना वकील और बिना दलील का भी कानून कहा जाता है। तो सरकार को किसी भी राजनीतिक गतिविधि को रोकने का पूर्ण अधिकार था, जैसा कि आपको बताया गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध थी, मतलब है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सब चीज पे सेंसरशिप लगा दिया गया था, मतलब सभी चीज को प्रतिबंध किया गया था। देन हम बात करें कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, तो जैसा कि बताया कि गांधी जी ने इसे क्या कहा था? काला कानून, ब्लैक नियम कहा था। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे, हर जगह पे दंगा फसाद होने लगा। और इसको देखते हुए गांधी जी ने अब रॉलेट सत्याग्रह लाया था। क्या लाया था? रॉलेट सत्याग्रह। तो वही 6 अप्रैल के दरमियान से रॉलेट सत्याग्रह लाया गया, और 10 अप्रैल को ये अमृतसर में ये वापस कांड हुआ था, जहाँ पे लोगों को बेगुनाहों को लाठीचार्ज किया गया, मारा गया। तो ये कानून ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति का प्रतीक बनाया गया, और आम जनता जो थे ना पूरी तरह से क्रोधित हो गए ब्रिटिश गवर्नमेंट पे। फिर अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि देखिए अगर इस पूरे घटना को देखा जाए तो पहला चीज है कि 6 अप्रैल को लाया गया, और उसके बाद गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह लाया, और देश में विभिन्न जगह पे प्रोटेस्ट होना चालू होता है, और गांधी जी को दिल्ली आने से मना कर दिया जाता है। यही बताया आपको। फिर 10 अप्रैल को अमृतसर में बेगुनाहों को मार दिया जाता है, और देन उसके बाद वहां पे मार्शल लॉ लगाया जाता है 10 अप्रैल के बाद। अभी 13 अप्रैल की जो घटना थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है। अब 13 अप्रैल को मेनली हुआ क्या था? 13 अप्रैल को पंजाब का ना एक जालियांवाला बाग गार्डन था। अब जालियांवाला जो बाग है ना, ये ऐसा था जिसका सिर्फ एक ही एंट्री था, वो भी नैरो था। और यहाँ पे दरअसल इस गार्डन में लोग ना बैसाखी के पर्व मनाने के लिए आए थे। बैसाखी क्या है? एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, जहाँ पर नई फसल के बाद पंजाबी और सिखों के द्वारा आग जलाकर लोग उसके चारों इर्द गिर्द नृत्य करते हैं, भांगड़ा करते हैं, और गिद्धा, ये सब चीज करते हैं। तो इनमें से जब सैन्य शासन लगाया गया था 10 अप्रैल को, तो आधा से ज्यादा लोगों को ना पता ही नहीं था, क्योंकि उस समय तो मीडिया भी उतनी लोग पढ़े लिखे नहीं थे कि किताब न्यूज़पेपर पढ़े, टीवी भी, ये सब डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये सब नहीं हुआ करता था। जिसके कारण ज्यादातर 80% से ज्यादा लोग जो थे बेगुनाह थे, और 20% कुछ रिबेलियन लोग थे। तो जनरल डायर के बोलने पर जनरल डायर को किसी ने ये सूचना दिया कि सब उपद्रवी है ना जालियांवाग में ये है। तो असली में जनरल डायर ने किस गवर्नर या किस कमांडर जो सेना का चीफ था, किसको ऑर्डर दिया था ये करने को? तो ये था जनरल ओ डायर। कौन थे? जनरल ओ डायर। और मासूम बेगुनाहों पर जनरल डायर के बोलने पर जनरल ओ डायर ने ना सभी बेगुनाहों पर गोलियां चला दिया, जहां पे सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे। आज भी इसके सबूत है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये दीवारों पे किया गया है, गोल गोल गोलियों के दाग है। तो ये बुलेट मार्क्स ये यहाँ पे मेंशन है। सो इसकी मुख्य स्थान क्या है? अमृतसर, पंजाब में। तो मुख्य व्यक्ति थे जनरल डायर, इन्हीं के
मतलब अंडरशिप में ये कांड हुआ था। और जैसा कि आपको बताया गया है कि बैसाखी के दिन हजारों लोग शांतिपूर्ण सभा के लिए जालियांवाला बाग में एकत्र हुए थे और जनरल डायर ने बगैर चेतावनी, बिना किसी को वार्न किए हुए, आम जनता को बिना सर्कुलर नोटिस दिए हुए, बेगुनाहों पर, मासूम लोगों पर, बच्चे बूढ़े सभी पे इतनी बेरहमी से गोलियां चलाई कि सभी लोग मर गए। और उसी जालियांवाला बाग में ना एक और भी व्यक्ति थे जो कि इतिहास के पन्नों में उनको ना शहीद आजम के नाम से भी जाना जाता है और उनका नाम था उधम सिंह। कौन था जी? उधम सिंह। अब उधम सिंह के बारे में जान जाइए कि इनका जन्म 1899 हुआ था और जब ये जालियांवाला बाग हत्याकांड मासैकर हुआ था, नरसंहार हुआ था, उस समय भी वो इस गार्डन में प्रेजेंट थे। लेकिन अ, भाग्यवश वो बचे हुए थे। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से ये हत्याकांड देखा तो वो पूरे अंदर से उनको झकझोर कर रख दिया गया और उनके मन में बस एक ही बात थी, बदला, बदला, बदला। वो बस ये जो जनरल डायर के बोलने पर जो जनरल ओ डायर ने ना ये किया था, बेगुनाहों को मारा था, उन्होंने आँखों से देखा था और उन्होंने वो टारगेट किए हुए थे कि एट एनी हाउ उनको रिवेंज लेना है। बिकॉज़ कहावत है ना, रिवेंज इज़ द प्योरेस्ट इमोशन। लव में भी फेक इमोशन बट रिवेंज इज़ द प्योरेस्ट इमोशन। तो वही हाल है। अब ये बहुत लोगों को ये भी कन्फ्यूज़ होता है कि कहीं उधम सिंह ने जनरल डायर को तो नहीं मारा था, जनरल डायर को नहीं मारा था। अगर इतिहास के पन्ने को देखा जाए तो उन्होंने जनरल ओ डायर को मारा था। मोस्टली दोनों का टाइटल डायर ही है, लेकिन ये दूसरे थे, ये ब्रिगेडियर थे। इनके बोलने पे हालाँकि इनका जो डेथ होता है ये नेचुरल रूप से होता है, प्राकृतिक रूप से। लकवा मरता है, फिर ऑर्गन फेलियर, देन मरते हैं। ये 1940s के दरमियान मरते हैं। लेकिन असली में उधम सिंह ने अगर किसी को मारा था, तो वो मारा था जनरल ओ डायर को। और भी में अगर हम बात किया जाए, तो वो भारत से अफ़गानिस्तान गए, अफ़गानिस्तान से रसिया गए, रसिया से जर्मनी और देन जर्मनी से वो इंग्लैंड में जो वहाँ पे कोर्ट था, वहाँ पे वो गए थे और वो एक पिस्तौल छुपा कर गए थे और वो जनरल ओ डायर का उन्होंने बदला लिया। वो बदला सिर्फ जालियांवाला बाग में मरे हुए मासूम लोगों का नहीं था, वो ये भी प्रतीक देता है कि भारत पे जब-जब कोई बुरी नज़र डालेगा, चाहे वो किसी भी सीमा, किसी भी क्षेत्र में छुपा हो, भारत के वीर जवान उसका प्रतिशोध, उसका बदला लेकर रहेंगे। सो यहाँ तक क्लियर है। देन हम बात करते हैं, अगर गवर्नमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 379 लोग मरे थे। लेकिन अगर ग्राउंड रिपोर्ट देखा जाए तो इसमें 1000 प्लस लोग, मतलब 1000 से ज्यादा लोग बेगुनाहों की इनमें हत्या हुई थी। तो असली में अगर जालियांवाला बाग हत्याकांड का किसी ने अगर बदला लिया था तो वो थे उधम सिंह। सो आई होप दिस पॉइंट हैज बीन क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो परिणाम ये हुआ कि पूरे देश में एक आक्रोश का माहौल फैल गया, पूरे देशवासी क्रोधित हो गए और ब्रिटिश शासन के प्रति सभी के मन में नाराजगी थी, नफरत की भावना थी और लोगों में जो विश्वास था पूरी तरह से खत्म हो गया, अविश्वास फैलता गया और यह घटना एक आगे चलकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन को प्रेरित किया। ठीक है। सो आप इस प्रकार पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे एक आर्टिस्ट ने बनाया है कि यहाँ पे जनरल ओ डायर और बाकी लोगों के बोलने पर ये अटैक किया गया और बेगुनाह लोग यहाँ पे उनकी लाशें गिरी। इवन अपने लोग जान बचाने के लिए यहाँ तक कि कुआं तक भी कूद गए थे, एक के ऊपर एक गिरते जा रहे हैं। इतनी बेरहमी से लोगों को मारा गया। जो पूरे देश के जितने भी आपके बुद्धिजीवी थे, इन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया है, जिसमें सबसे ज्यादा अगर कहा जाता है तो अ, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी जी, हर किसी ने पोस्ट किया और इसी के विरोध में ठीक अगले साल आपके असहयोग आंदोलन, मतलब 1920 से ही असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। तो अब उसके बाद बच्चों आते हैं खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है
जो भारत में ना हिंदू मुस्लिम्स को एक यूनाइट होके करना चाहता, क्योंकि देखिए पिछली बार जो अंग्रेजों से भारतीय लड़े थे हिंदू मुस्लिम एक होकर, वो 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 उस समय लड़े थे हिंदू मुस्लिम कंधा से कंधा मिलाकर। तो गांधी जी ने कहा ना कि हमें अब मुसलमानों का भी साथ चाहिए, और उनकी सिंपैथी को जीतने के लिए गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट में उनको सपोर्ट किया। अभी खिलाफत मूवमेंट है क्या, सबसे पहले समझते हैं। प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें दो पार्टी था, एक अलायंस पार्टी, एक सेंट्रल पार्टी। अलायंस पार्टी की बात करें तो ये थे आपके जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की और इटली भी था, लेकिन इटली प्रथम विश्व युद्ध में भाग नहीं लेता है। अब प्रथम विश्व युद्ध होने का मुख्य कारण आपको यूरोप के साम्राज्यवाद चैप्टर में बताया गया था कि इसका मुख्य कारण था जब साम्राज्यवाद बढ़ा, ठीक ना। तो साम्राज्यवाद बनने के कारण हर देश अपनी टेरिटरी को बढ़ाना चाहता था, हर कोई दूसरे को गुलाम बना के अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहता था, इसी कारण हुआ था। और ऑस्ट्रिया के राजा फर्डिनांड की हत्या हुई थी, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में कोई पार्टी जीतेगा, कोई हारेगा। तो वही थे, जो हारने वाला जो पार्टी था वो था आपका ऑटोमैन तुर्की। कौन था जी? ऑटोमैन तुर्की। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के दरमियान तुर्की की हार हुई, ठीक है। और तुर्की के हार होने के बाद जो मुस्लिमों में सबसे उच्च दर्जा का जो लोग मानते थे एज अ गवर्नमेंट, वो उनको कहते थे लोग खलीफा। क्या कहते थे? खलीफा। तो उन्होंने ना ऑटोमन तुर्की में क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और बाकी लोगों ने ना उनको उनकी पोस्ट से हटाने के बारे में सोचा। इसका पुरजोर विरोध है आपके भारत में भी देखने को मिला। और भारत के जितने मुस्लिम थे ये सभी लोग इसको बढ़ चढ़कर इसका विरोध कर रहे थे। और इसमें से सबसे ज्यादा अगर देखा जाए इसको विरोध को करने वाले खिलाफत मूवमेंट के अगर फाउंडर के बारे में बात करें, ये अली ब्रदर्स थे। एक थे मोहम्मद अली और दूसरे शौकत अली। तो भारतीय मुसलमानों ने इस पर विरोध जताया क्योंकि वो खलीफा को अपना धार्मिक नेता मानते थे, जैसा कि आपको बताया गया। इससे खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई और एक धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन था। ये सिर्फ रिलीजियस मूवमेंट नहीं था, एक पॉलिटिकल मूवमेंट भी था, जहां पर गांधी जी दोनों रिलीजन्स को इक्वली साथ ले चल के अंग्रेजों के खिलाफ वो इस्तेमाल करना चाहते थे, लड़ने के लिए, विरोध करने के लिए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि तुर्की खलीफा की सत्ता को बचाना था। और दूसरा चीज मुसलमानों को धार्मिक भावनाओं की रक्षा करना था, ब्रिटिश सरकार को दबाव बनाने की वो तुर्की के साथ नरमी बरते। नेक्स्ट ये प्रमुख नेता जैसे आपको बताया गया कि अली ब्रदर थे, एक मोहम्मद अली और एक शौकत अली। इस पिक्चर में क्लियरली इनकी फोटो जो उस समय लिया गया था कैमरा से उसको दर्शाया गया है। तो ये इनको अली बंधु या अली ब्रदर्स भी कहा जाता है। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना शौकत अली। तो महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को समर्थन दिया और इस आंदोलन को जोड़ा। बाद में वो जाते हैं, मिलते हैं, और वो गांधी जी चाहते हैं कि अब छोटा मोटा मूवमेंट या रोलेट सत्याग्रह ये सबसे काम नहीं चलेगा, हमको अब लार्ज लेवल एक बिग मूवमेंट करना पड़ेगा। अब वही बिग मूवमेंट होता है दोस्तों असहयोग आंदोलन, जिसको पॉपुलरली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो ये जैसा कि बताया गया कि खिलाफत मूवमेंट एक हिंदू मुस्लिम की एकता को दर्शाता है, जहाँ पे गांधी जी ने इसे नेशनल आंदोलन से जोड़ दिया, इससे हिंदू और मुस्लिम एकता को बल दिया, और गांधी जी ने 1920 से जोड़कर शक्तिशाली बना दिया। फिर खिलाफत आंदोलन का महत्व देखा जाए तो पहली बार हिंदू और मुस्लिम एक साथ एक राष्ट्र उद्देश्य के लिए एकजुट हुआ। पिछली बार कब हुए थे? ये हुए थे 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह के समय। गांधी जी को मुस्लिम जनता का समर्थन मिला, सभी मुस्लिमों का सिंपैथी मिला, सहानुभूति मिला, और ये आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। मतलब जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है इसका सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम असहयोग आंदोलन और उसके बाद में भारत में स्वराज मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे होते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे कहा जाता है, और भारत में किस प्रकार से राष्ट्रवाद है जो अंग्रेजी शासन को, ब्रिटिश सरकार को भारत से यहाँ से हटा दिया और लोग गुलामी की जिंदगी से हटकर एक स्वतंत्र जिंदगी जी रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स सभी को शेयर करते रहें। थैंक यू।